मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस पर चर्चा कर रहा हूँ। इन प्रावधानों को ओटी ऑफ एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। ओटी अर्थात ऑपरेशन थिएटर ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस। कभी कभी इसी नाम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। वादों का ऑपरेशन थिएटर स्पष्ट कीजिए, तब आपको विटनेस के साक्ष्यों के परीक्षा और उनका क्रम और उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न आदि के विषय में लिखना चाहिए। धारा 135 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यह वर्णित करती है कि साक्षी के पेशकरण के नियम क्या होंगे। तो इस धारा में 3 तरह के नियम का वर्णन किया गया है कि अगर कोई सिविल केस है तो सिविल प्रक्रिया संहिता में जो आदेश 10 है उसमें जो वर्णित क्रम है वह लागू किया जाएगा। अगर आपराधिक मामला है तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 18, 20, 21, 22 और 28 आदि के प्रावधान लागू होंगे। और अगर कोई ऐसा वाद है जो सीपीसी और सीआरपीसी में उसके बारे में प्रक्रिया वर्णित नहीं की गई है, तब न्यायालय जो है स्वयं अपने विवेक द्वारा साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम जो है वह निर्धारित करते हैं। इसी कड़ी में धारा 136 का यदि हम अवलोकन करें तो यह धारा वर्णित करती है कि साक्ष्य की ग्राह्यता का विनिश्चय जो है वह न्यायालय जो है वह करेंगे। अर्थात कोई भी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए जाने से पूर्व न्यायालय उस पक्षकार से यह अवश्य ही जानता है, पूछता है कि ये जो तथ्य या साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है यह मामले से किस प्रकार सुसंगत है। तब उस पक्षकार को न्यायालय को यह समझाना पड़ेगा कि यह मामले से वाद से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और न्यायालय की संतुष्टि होने पर ही वह न्यायालय उस साक्ष्य को ग्रहण जो है वह करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 137 जो है वो साक्षी की परीक्षा के प्रकार का निर्धारण जो है वह करती है। जिसमें यह तय किया गया है कि 3 तरह की परीक्षाएं न्यायालय में की जाएंगी, जिसमें जो पक्षी या पक्षकार किसी साक्ष्य को बुला रहा है वह उससे जो परीक्षा करेगा उसे चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा कहते हैं। उसके पश्चात जब प्रतिपक्षी उससे परीक्षा करता है गवाह से, वह प्रतिपरीक्षा कहलाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात उस पक्षकार को बुलाने वाला पक्ष जब उसकी परीक्षा करता है तो उसे री एग्जामिनेशन या पुनः परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा एक ही बार होती है। उसके पश्चात जितनी बार भी उस साक्षी की न्यायालय में परीक्षा होती है उन्हें पुनः परीक्षा जो है वह कहा जाता है। इन परीक्षाओं का क्रम क्या होगा तो इसके बारे में
धारा 138 में वर्णन किया गया है कि साक्षी से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होती है, उसके पश्चात प्रतिपक्षी चाहे तो पुनः परीक्षा की जाएगी और उसके पश्चात बुलाने वाला पक्षकार चाहे तो पुनः परीक्षा जो है वह होती है। इसी के साथ में धारा 138 में यह भी वर्णन किया गया है कि जब तक मुख्य परीक्षा न हो जाए तब तक प्रति परीक्षा जो है वह नहीं की जा सकती और मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा का जो है वह सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होता है। हालांकि प्रति परीक्षा जो है उसमें मुख्य परीक्षा के अलावा भी अन्य विषय पर प्रश्न जो है वह पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 141 से 143 तक सूचक प्रश्नों के बारे में, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो धारा 141 यह वर्णन करती है कि कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है उसे सूचक प्रश्न जो है वह कहा जाता है। सूचक प्रश्न का अर्थ यह है कि उत्तर की सूचना गवाह को देने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो उत्तर सुझाते हों, और इनको यूं भी कहा जाता है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उन्हें सूचक प्रश्न जो है वह कहा जाता है। धारा 142 जो है वह ये वर्णन करती है कि सूचक प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप ऑब्जेक्शन किए जाने पर नहीं पूछे जाने चाहिए जब तक कि न्यायालय अनुज्ञा नहीं दे दे। और अगर कोई ऐसे तथ्य हैं जो निर्विवाद हैं या पहले ही पर्याप्त रूप में साबित हो चुके हैं या पुनः स्थापना के लिए होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को सूचक प्रश्न होते हुए भी न्यायालय अनुज्ञा जो है वो दे सकता है मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में पूछने के लिए। इसका अर्थ यह है कि धारा 143 यह कहती है कि सूचक प्रश्न जो है वो प्रति परीक्षा में हमेशा पूछे जा सकते हैं। न्यायालय उन पर कोई सामान्यतः ऑब्जेक्शन जो है वह नहीं करता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि जो धारा 138 ये वर्णन करती है, 137 ये वर्णन करती है कि प्रतिपक्षी प्रति परीक्षा कर सकता है, तो इसका 2 स्पष्टीकरण जो है धारा 140 और 139 में दिए हुए हैं कि शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी का प्रतिपक्षी जो है वो प्रति परीक्षा कर सकता है और उसकी पुनः परीक्षा भी जो है वह हो सकती है, क्योंकि जो किसी पक्षकार के करैक्टर के बारे में
न्यायालय को बताना चाहता है तो उस व्यक्ति का स्वयं का करैक्टर भी न्यायालय में साबित किया जा सकता है और वो केवल मात्र प्रतिपरीक्षा से ही संभव हो सकता है। इसी तरह धारा 139 में यह वर्णन किया गया है कि दस्तावेज के पेश करने वाला साक्षी जो है केवल मात्र जो दस्तावेज ही पेश करने के लिए आया है वह साक्षी नहीं हो जाता और उससे जो है प्रतिपरीक्षा जो है वह नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मामले में और कोई बयान देने के लिए नहीं आ रहा, वह तो केवल डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए न्यायालय में आ रहा है। इसलिए उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर जो है वो धारा 139 वर्जित करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमने बात की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा, इन परीक्षाओं में सूचक प्रश्न कब पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे इस विषय में धारा 141 से 143 में वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी कुछ स्पष्टीकरण आगामी धाराओं में दिए हुए हैं, जिनमें धारा 145 जो है वो ये कहती है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा जो है वह की जा सकती है कि अगर कोई साक्षी ने पूर्वतन कथन किए हैं जो लिखित रूप में किए हैं और जो सुसंगत हैं, उनके बारे में प्रतिपरीक्षा जो है वह की जा सकती है। और वर्तमान में जो वो कथन कर रहा है उनमें जो विरोधाभास हैं उनको प्रतिपरीक्षा में उजागर जो है वह किया जा सकता है, लेकिन उस साक्षी को ये अवश्य बताना पड़ेगा कि पूर्व में जो है उसने जो कथन किया था वो इस वर्तमान कथन से उलट जो है वह है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो धारा 144 ये वर्णन करती है कि अगर कोई साक्षी न्यायालय में बयान देने आया है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि कोई जो समव्यवहार हुआ था वो लेखबद्ध हुआ था क्या, और अगर वो ये कहता है कि हाँ लेखबद्ध किया गया था, जो भी संविदा अनुदान या संपत्ति का वहन है, तो प्रतिपक्षी जो है वो ये कह सकता है कि इस गवाह को तब तक रोका जाए जब तक कि वह लिखित जो है वह दस्तावेज जो है वह न्यायालय में पेश नहीं कर दी जाती। इस विषय में धारा 144 में दृष्टांत भी दिया हुआ है, जिसमें वर्णन किया गया है कि प्रश्न यह है कि क्या कै ने ख पर हमला किया। ग अभिसाक्ष्य देता है कि उसने कै को घ से ये कहते हुए सुना था कि ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूंगा। अब यह कथन हमले के लिए कै का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो। तो ये पूर्वतन लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य के बारे में धारा 144 वर्णन करती है। धारा 146 ये कहती है कि प्रतिपरीक्षा में जो है कौन से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, विधिपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं। तो 146 में कुल मिलाकर 3 तरह के प्रश्नों के बारे में छूट प्रदान की गई है, जिनको प्रतिपरीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसमें पहले प्रकार का है कि सत्यवादिता परखने उस गवाह के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है वह सत्य बोल रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जीवन में उसकी स्थिति क्या है, वह क्या करता है, इसका पता लगाने वाले प्रश्न जो है वह भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों का
अर्थ यह निकलता है कि वह साक्षी जो है वह विश्वसनीय नहीं है, अर्थात उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न भी उस साक्षी से जो है वह पूछे जा सकते हैं। इनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने 132 धारा में ये पढ़ा था, विवशनीय साक्षी कि अगर वह सत्य बोलेगा तो उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचेगा और साथ ही साथ उसको भी अपराध में संलिप्त कर सकता है, तो उसको छूट जो है वह नहीं दी जाएगी। इस बारे में धारा 147 जो है वो वर्णन करती है कि साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो धारा 132 जो है उसके प्रावधान जो है वो लागू होते हैं। इसी के साथ में धारा 148 में यह वर्णन किया गया है कि शील का जो साक्ष्य देने वाला जब 139 के अंतर्गत 140 के अंतर्गत जब व्यक्ति शील का साक्ष्य देने के लिए आया है तो उसके खुद के शील के बारे में भी धारा 148 के अंतर्गत प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं और उसके खुद के शील को धक्का जो है वो पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही धारा 149 से 152 तक कुछ ऐसे प्रश्नों का उल्लेख किया गया है जिनको प्रतिपरीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछा जा सकता, जिसमें धारा 149 ये वर्णन करती है कि युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाए। इसके बारे में दृष्टांत भी दिए हुए हैं, क ख ग घ। जैसे दृष्टांत क ये कहता है कि किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि वह साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है युक्तियुक्त आधार है, क्योंकि उस बैरिस्टर को यह सूचना प्राप्त हुई है। इसी तरह दृष्टांत ग ये कहता है कि किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अटकल पच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है, अर्थात केवल मात्र एक गेस किया जा रहा है। यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। तो ये धारा 149 रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कोई भी पक्षकार ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना निवारण करेगा जो युक्तियुक्त आधार के बिना हो। इसी के साथ ये अधिनियम अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्नों का भी निषेध करता है, जो धारा 151 में वर्णित किए गए हैं कि न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का जिन्हें अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे वे न्यायालय को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादित तथ्यों के संबंध में न हो। इसी के साथ धारा 152 में अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्नों का निषेध किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होते हैं कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित हैं, या जो यद्यपि स्वयं में उचित हैं किंतु न्यायालय को यह लगता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है। तो ये कुल मिलाकर 3 धाराएं हैं जिनमें प्रश्नों को निषेध करने का
वर्णन किया गया है। और अगर कोई पक्षकार युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में न्यायालय को ये पावर जो है धारा 150 देती है कि यदि न्यायालय की राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था तो बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी की उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी जिसके वह अधीन है रिपोर्ट कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई कि अगर युक्तियुक्त आधारों के बिना कोई पक्षकार या अधिवक्ता प्रश्न पूछता है तो उसके खिलाफ न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। और 3 धाराएं 149, 151, 52 जो युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछे जाने, अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्नों का निषेध करने या अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्नों का निषेध करने के बारे में वर्णन करती हैं। इसी के साथ धारा 146, 147, 48 जो बताती है कि प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न कौन से होंगे, और धारा 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्षी, और धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में साक्षी की प्रतिपरीक्षा जब की जा रही है तो क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ 2 स्पष्टीकरण कि दस्तावेज पेश करने वाले मात्र आने वाले साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी, और धारा 140 की सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी से प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। धारा 141 से 143 सूचक प्रश्न क्या होते हैं और सूचक प्रश्नों को कब नहीं पूछा जाएगा और कब पूछा जाएगा। इसी तरह धारा 138 में परीक्षाओं का क्रम, प्रारंभ में मुख्य परीक्षा, तत्पश्चात प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा और उसके पश्चात बुलाने वाले पक्षकार द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी। ये 3 परीक्षाएं जो हैं धारा 137 में मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा का वर्णन किया गया है। और इसीलिए धारा 137, 138 को ऑपरेशन थिएटर ऑफ केस लॉ कहा जाता है, क्योंकि सारे तथ्य और उससे संबंधित साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाना और उन तथ्यों और साक्ष्यों के साथ उनकी विश्वसनीयता और सत्यवादिता को परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, उनकी विश्वसनीयता को धक्का लगाया जाता है। इसलिए सारी चीड़ फाड़ जो है वह करने का अधिकार ये धारा 137, 38, 141 से 143 में वर्णन किया गया है। इसी के साथ धारा 136 ये वर्णन करती है कि साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय न्यायालय की विवेकिक शक्ति है और साक्षी के पेशकरण के नियम क्या होंगे और उनका क्रम क्या होगा, ये प्रारंभतः और मुख्यतः आपराधिक वाद में आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सिविल वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णन किया गया है। और अगर कहीं भी नहीं किसी वाद के विषय में वर्णन इन दोनों अधिनियमों में नहीं है तो न्यायालय स्वविवेक से साक्ष्यों के पेशकरण और उनके परीक्षा का क्रम जो है वह निर्धारित कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम के अंतिम प्रावधानों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।